हेलो दोस्तों, आप सभी का इस आंसर राइटिंग बैच में स्वागत है। और इसमें कुछ कॉपी है जिन्होंने कई लोगों ने लिखी है और बहुत अच्छा आंसर राइटिंग की है। तो उनकी हम कॉपी थोड़ी उनके सामने वीडियो के थ्रू चेक करते हैं। तो उसी में एक क्वेश्चन दिया गया था। ये आधुनिक भारत से जीएस प्रश्न क्वेश्चन था। सिंपल था क्वेश्चन बेसिक, लेकिन थोड़ा विश्लेषणात्मक था। और ये 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश सत्ता में परिवर्तन हुए उनको लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताएं कि 1857 का विद्रोह किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यानी कि ब्रिटिश की जो नीतियां थी, चाहे वो पॉलिटिकल नीति थी, चाहे प्रशासनिक नीति थी, चाहे उनकी सांस्कृतिक नीति थी, चाहे उनकी कोई भी नीति थी, उनमें किस प्रकार से चेंजेस लेता है वो, चाहे उनकी सैन्य नीति है उसमें किस प्रकार से चेंज लेता है आफ्टर 1857 की जो रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद। तो यही उनका क्वेश्चन की मेन डिमांड थी। तो बेसिकली ये बात सही है, जब प्रशासनिक आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कुशासन और अन्याय के दीमक पड़ते हैं तो 1857 के भारतीय स्वतंत्रता विद्रोह का जन्म होता है। भले ही वो ऐसा पढ़ा हो, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग एकदम ठीक बात है, ठीक कह सकते हैं, स्टार्टिंग अच्छी है। हम्म, ठीक है, स्टार्टिंग अच्छी है। कुशासन और अन्याय के दीमक पड़ते हैं, ठीक है ना, सही है। ब्रिटिश आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कुशासन और अन्याय के दीमक पड़ते हैं तो ऑब्वियसली क्रांतियां होती है। तो ये पॉइंट भी अच्छा है, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते थे कि औपनिवेशिक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नीतियों की प्रतिक्रिया 1857 की क्रांति हुई। इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, दोनों तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा है, स्टार्टिंग बहुत बढ़िया है, मैं मानूंगा इसमें अच्छी स्टार्टिंग करेगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको बताना है कि उनकी नीतियां किस चेंज होती है। तो देखो, प्रशासनिक नीति आपने लिखी है, सत्ता हस्तांतरण हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है, ठीक है। आर्थिक नीतियां, विकेंद्रीकरण शुरू हुआ, ये भी अच्छी है। राजनीतिक नीतियां, सिविल सेवा, ये भी अच्छी है। सांस्कृतिक, भारतीय रीति रिवाज, परंपरा आदि का सम्मान आदि कराउन द्वारा जनजाति प्रति को परंपरा का सम्मान, भी अच्छी, ठीक है। अब देखो, आपने जो नीतियां बताई है वो नीतियां बहुत बढ़िया बताई है, इसमें मैं मानूंगा। इसके अलावा सबसे बड़ा इन्होंने जो चेंज किया था, वो सबसे बड़ा चेंज किया था इन्होंने सैन्य क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में परिवर्तन किया, क्योंकि इसने जो यूरोपीय सैनिक है उनकी संख्या बढ़ाई और सेना को जाति आधार पर विभाजित कर दिया ताकि सेना विद्रोह ना कर सके। तो मेन चेंजेस था और सैन्य, एक तो राजनीतिक चेंजेस था और एक सैन्य चेंजेस था। तो इस पॉइंट को जरूर लिखो, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। सैन्य में कि यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी, ठीक है ना, वो चीज आपको चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और आप इसमें थोड़ा सा मिस करके राजनीतिक क्षेत्र में लिख सकते हैं आप। और राजनीतिक क्षेत्र में मतलब है कि प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति त्याग दी। क्योंकि 1857 की क्रांति के पीछे कहीं ना कहीं एक कारण ये था कि इन्होंने जैसे अवध के शासक को, जो हम अवध के शासक थे, उसको जबरदस्ती को शासन का आरोप लगा के उसको, उसके साम्राज्य को अपने, उसने साम्राज्य में लॉर्ड जो थे, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसी प्रकार से जो झांसी साम्राज्य है, उसको जो उसका सिद्धांत था, दत्तक पुत्र को निश्चित सिद्धांत था, उसके माध्यम से भी उन्होंने कई साम्राज्यों को अपने अंतर्गत, कई रियासतों को अपने शामिल किया गया था। तो इसी की जो प्रतिक्रिया हुआ है, जो बाजिद अली शाह को झांसी की रानी की जो प्रतिक्रिया हुई थी, वो इन्हीं वजह से हुई, क्योंकि इन्होंने 1857 से पहले बहुत सारे राजाओं को डायरेक्ट कंट्रोल में लिया और जनता इस चीज को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। इसलिए कई राजाओं ने इनके विरुद्ध विद्रोह किया। लेकिन 1857 के बाद ये समझ गए कि ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए इन्होंने ये नीतियां त्याग दी और इन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति त्याग दी। डायरेक्टली हम किसी राज्य पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि 1857 के बाद भी देशी रियासतों पर इन्होंने कंट्रोल बनाए रखा। उसके लिए 1876 में जो 1877 के अंतर्गत ये एक एक्ट लेके आए, 1877 के अंतर्गत एक दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें भारत की ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद देशी रियासतों का भी एक सम्मेलन करते हैं 1920-25 के समथिंग, उसमें भी कहीं ना कहीं ये देशी रियासतों पर प्रत्यक्ष कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने ये माना कि हम प्रत्यक्ष कंट्रोल नहीं करें।
ठीक है, तो ये इनका बेसिक है, ये तो पॉइंट ठीक लिखा है आपने, अच्छा है। बस थोड़ा एग्जाम्पल जरूर देते जाइए, ठीक है। आगे पॉइंट अच्छे हैं, है ना। परंतु ऐसी सकारात्मक पहल के साथ कुछ नकारात्मक भी दी गई, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, फूट डालो। देखो, अब सबसे बड़ी बात है, इनकी जो नीतियां है ना, इन नीतियों की परिणति, नीतियों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव बताओ, और आप वही प्रभाव बताना चाहते हो, लेकिन इस तरीके से लिखो इसको कि भाई जो नीति इन्होंने बनाई 1857 के बाद भी, जो इन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल चेंजेस जो किए थे, उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। ये बात सही है कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद उसको कमजोर करने की कोशिश करी, और साथ ही भारतीयों को वो धीरे धीरे शासन में आगे भागीदारी बढ़ाई, ताकि शासन स्थायित हो सके। और 1857 के की क्रांति है, उसने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई। तो आप ऐसे करके इसका कंक्लूजन कर सकते हो, इनको आप चाहो तो कंक्लूजन में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आपने यहाँ भी ठीक रखा है, यही पॉइंट अच्छा है, वैसे ये भी अच्छा है आपका, ठीक है ना। तो काफी अच्छे लिखे हैं इसमें, मैं कहूंगा समझ बहुत अच्छी है इसमें, प्रस्तुतिकरण अच्छा है, ठीक है ना। थोड़ा आयाम और दो, जैसे पॉलिटिकल और सैन्य आयाम को आप भूल गए, और एग्जाम्पल भी यूज किए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अच्छा लिखा है, पहली बार लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। अगला आता है क्वेश्चन कि पानीपत में ही लड़ाइयाँ क्यों होती है। तो ऐतिहासिक कालखंड की तीन विशेषता रही है कि एक, विदेशी आक्रमणता का, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो, आपने ठीक लिखा है, लेकिन आप इसमें थोड़ा स्टार्टिंग कर सकते हैं कि पानीपत की भू राजनीतिक स्थिति भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण सत्ता परिवर्तन के युद्ध स्थली के रूप में रही। बस अच्छा लगता है, ठीक है, सिंपल सा। ऐसे थोड़ा अटैक्टिव हो जाता है, बाकी आपका भी अच्छा है, लेकिन चूंकि आपको थोड़ा और इसको बढ़ाने के लिए हम थोड़ा कुछ अपनी ओर से भी कुछ चीजें डाल रहे हैं, ठीक है ना। अब आप मैप बना ही दिया होगा आपने इसमें डेफिनेटली, क्या था, ठीक है ना। अब इसमें देखो, ये शत्रु दल को रोकना, ये चीजें अच्छे शब्द है, पॉइंट अच्छे, ठीक है ना। ये भी अच्छा है, मैप भी अच्छा है, लेकिन इसमें एक चीज कीजिए, ठीक है। इसमें आपको लिखना है, एक थोड़ा सा काम करना है कि देखो, मेन पॉइंट आपने लिखे ही है भाई, ये चीज आदत नहीं, लेकिन अच्छे कीवर्ड डालने के लिए हमेशा कोशिश करो कि इसका भौगोलिक स्थिति, एक तो भूगोल, दूसरा इसकी सामरिक कारण, भाई ये दिल्ली के पास है तो सामरिक, तीसरा इसका मतलब मतलब इसकी उच्चावच स्थिति, थोड़ा सा इसको इस तरीके से जोड़ो। इसके अलावा कनेक्टिविटी, आपको पता है, क्योंकि ये ग्रांड ट्रैंक जो कनेक्टिविटी के मतलब जो ग्रांड ट्रैंक जो रोड है, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, लाहौर को बंगाल से जोड़ता है, उसी रोड पर ये पड़ता है, ठीक है ना? और पश्चिम का प्रवेश द्वार, ठीक है। तो अच्छा है, लेकिन आप ध्यान रखना, आपने जो डाले उनमें कीवर्ड यूज करो, बस थोड़ा सा कीवर्ड यूज करो, ठीक है ना। और इस तरीके से हेडिंग देके लिख सकते हो, अच्छा पॉइंट, ठीक है, बढ़िया पॉइंट है। इन युद्धों को चाहो, जो आपने लिखे कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, थोड़ा सा इन युद्धों को चाहो तो कैसे चेंज किया इन्होंने, सत्ता परिवर्तन, अथॉरिटी है, सत्ता में कैसे चेंज किया, ठीक है ना। वो आप यहाँ लिख सकते हो कि भाई सत्ता में परिवर्तन इनके द्वारा कैसे किया गया था, ठीक है ना, वो आप यहाँ लिख सकते हो थोड़ा सा, वो आप बता सकते हो थोड़ा सा भाई सत्ता में इन्होंने कैसे परिवर्तन किया, है ना। एंसर डिस्कशन सर, देखो इसको डायरेक्टली ध्यान रखना, जो आप, मैं इसमें एक कहूंगा निष्कर्ष में आप पानीपत के ऐतिहासिक महत्व को बताइए कि भाई किस तरीके से इसने इतिहास में परिवर्तन किया, ठीक है ना। तो अच्छा कर सकते हो, समझ अच्छी है,
निरंतर लिखें, है ना। निष्कर्ष पे थोड़ा काम करो, ठीक है। इसका निष्कर्ष थोड़ा कमजोर पड़ गया, और थोड़ा सा शब्दों का चयन में थोड़ा सा अच्छे अट्रैक्टिव शब्द करो। लेकिन पहली बार अगर आपने लिखा है तो बहुत शानदार आंसर लिखा है, पहली बार में। पहली बार में इसी अच्छा शानदार नहीं लिखा जाता, पहली बार के हिसाब से बहुत बढ़िया शानदार आंसर लिखा है। और ये जस्ट नंबर एक आपको वैसे दिखाने के लिए दिया गया है, क्योंकि नंबरों पर कई बार एग्जामिनर का व्यक्तित्व भी डिपेंड करता है, इसलिए नंबर के आधार पर ज्यादा हम कह नहीं सकते। बट यह है कि आप अच्छा लिखोगे तो इतने नंबर आने की संभावना रहती है। इसके बाद डे 2 का किसी क्वेश्चन था, ये हमारे पॉलिटी में से है, GS 2। और ये क्वेश्चन है कैग, जो संवैधानिक संस्था है, उससे पूछा गया कि भारत के कैग का कार्यालय जवाबदेही के संवैधानिक उपायों का की स्टोन, यानी कि हम जिस संसदीय शासन को अपनाते हैं, संसदीय शासन में जवाबदेही उत्तरदायी शासन को बनाए रखने में कैग का क्या रोल है, यही आपसे जस्ट पूछा गया है। तो ये बात सरकार की वित्तीय जांच संसदीय लोकतंत्र का एक बड़ा गुण है, बिल्कुल सही पॉइंट है। कैग का कार्यालय देश की संपूर्ण वित्तीय पॉइंट के अंतर्गत दिखता है, अच्छी बात है, ये पॉइंट अच्छा है। अब बस इतना से काम करो, इसको आर्टिकल 148 से जरूर देखो, आप कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट भी यूज करो, ठीक है। आर्टिकल 148 कहता है कि भारत में वित्तीय मामलों के लेखांकन और ऑडिटिंग के लिए एक व्यवस्था, एक सिस्टम, एक हम संस्था बना रहे हैं, वो क्या है। तो आर्टिकल 148 को थोड़ा सा इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या किस तरीके से जवाबदेही का बनाए रखता है, वो आपको थोड़ा सा पॉइंट में देखना है। तो लोकसभा समिति के माध्यम से अच्छा है, ये माध्यम से ये अच्छा है। अब देखो, ऐसे प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहता, ऐसा प्रेजेंटेशन मत करो। ये ना, ये नोट्स की तरह प्रेजेंटेशन नहीं करना है, थोड़ा सा एग्जाम में आपकी जो ये चीजें हैं, देखो ये विषय वस्तु बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन ऐसे हमें नोट्स में प्रेजेंटेशन करते हैं। ऐसा प्रेजेंटेशन देखो, अगर आप कोई चीज को एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे, देखो अगर इसको एक्सप्लेन नहीं करें, इतना ही लिखना है, तब तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। बट किसी चीज को यदि आपको एक्सप्लेन करना है, तो उसको या तो पैराग्राफ में या सब टॉपिक यूज करते ही बताएं, उसको इस तरीके से नहीं बताएं। तो इसका प्रस्तुतिकरण ध्यान रखना, ध्यान रखना। इसका 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 प्रस्तुतिकरण पैराग्राफ या सब टॉपिक में करें, ठीक है। उसके अलावा आपको वो बताना है कि क्या है। अब देखो, ये ठीक है, ठीक है। अब चुनौती उसी तरीके से चुनौती बता, ये भी ठीक है, ये भी आप देखो, कंटेंट आपका सारा अच्छा है, कंटेंट आपका अच्छा है, पॉइंट अच्छे, पॉइंट अच्छे। देखो इसमें एक चीज और है, देखो कैग की ये बात सही है। देखो कैग है वो लोक लेखा समिति की सहायता करता है, कैग है वो राज्यों की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों करता है, और कैग है वो मुख्य रूप से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ऑडिटिंग करता है। और इसका फायदा ये है कि देखो, कैग का कोई भी विषय है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, लेकिन कैग के आधार पर कोई व्यक्ति रिट लगा सकता है, कैग के आंकड़ों के आधार पर, और फिर न्यायपालिका उसकी सुनवाई कर सकती है। कैग खुद नहीं जा सकता, लेकिन कैग के डेटा के आधार पर जो 2G स्पेक्ट्रम है। तो ध्यान रखना, अब इसको कैसे करना है, तो अब आपको थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिखना है। पहला पॉइंट लिखा है संसदीय जवाबदेही का, संसद जवाबदेही था, और किसके माध्यम से, लोक लेखा समिति के माध्यम से, ठीक है। राज्य विधान राज्यों की जवाबदेही था, ठीक है। इसके अलावा सुशासन, यानी भ्रष्टाचार नियंत्रण, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो आप 2G स्पेक्ट्रम का, कोयला घोटाले का, है ना। और अभी अब वर्तमान के एग्जाम्पल दे सकते हैं कुछ, अभी कुछ रेलवे मतलब जो सड़क निर्माण प्रोजेक्ट पर भी कई रिपोर्ट आई है, कैग की कई रिपोर्ट आई है। तो वो, तो कैग विभिन्न प्रकार की चीजें करता है, ये चीज आप वीडियो में देख सकते हो, वीडियो में देख जाएगी, मैंने आपको समझाया इस तरीके से, ठीक है। तो बाकी आपने सही लिखा है, बस थोड़ा सा प्रेजेंट के एग्जाम्पल इसमें यूज करो, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, वैसे ये पॉइंट आपके ठीक है, लेकिन प्रस्तुतिकरण में इंप्रूवमेंट करो, अच्छा है। जब आपको एक्सप्लेन नहीं करना हो तो चार्ट फाइव में आप दिखा सकते हो, बट एक्सप्लेन करना है तो आप उसको पैराग्राफ और सब टॉपिक में दिखाओगे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और करंट के एग्जाम्पल,
ठीक है, तो ये अच्छा है। अगला है ये GS 3 के अंतर्गत क्वेश्चन था आपके साइंस टेक से। और साइंस टेक में टॉपिक है आपका फूड फोर्टिफिकेशन, यानी पोषणता को लेकर के। तो ये कह रहा है कि भारत की आबादी में व्याप्त पोषणता की कमी को दूर करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन एक रामबाण हो सकता है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं, इंट्रो में आपको डेटा देना है कि भारत में पोषणता की कमी है, बस इंट्रोडक्शन में देना है। पोषण ये आप बता सकते हो, परिभाषा ठीक है, और फुट फुट है, ठीक है। ये दोनों चीजें अब आपको देखो यहां तक बताने के बाद, ठीक है, यहां तक ये पॉइंट, ये देखो ये चीजें फुट फोर्टिफिकेशन का तरीका है, इसको ब्रैकेट में दिखा सकते हो, अच्छी बात है, फुट फोर्टिफिकेशन कैसे करना, ठीक है, ये भी अच्छा है। लेकिन आपको एक पॉइंट दिखाना है कि भारत में पोषणता की कमी, ठीक है। तो मैं मान लू इसका पॉइंट ये ठीक है, ये गुड है, पर ध्यान रखना आपको सबसे ये यूज करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, आपको इसको आप नहीं भी यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये कि भारत में फूड फोर्टिफिकेशन की कमी कैसे, तो आपको सबसे पहले दिखाना है पोषणता की कमी, और इसके लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107 में नंबर पे है ना, सबसे भुखमरी संकट वाली स्थिति में है। इसके अलावा जो भारत में अगर देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 आया है, उसका भी डेटा यूज करो, जिसमें आप एनीमिया का डेटा दे सकते हो, महिला एनीमिया के डेटा दे सकते हो। इसके अलावा आप बाल दुबलापन, ठीक है, कम वजनी, इनका डेटा आपको पहले देना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भारत में पोषणता की कमी है, ठीक है। उसके बाद आपको आना है कि इस पोषणता की समस्या को दूर करने में फूड फोर्टिफिकेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिर आपको बताने फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है, और फिर आपको बताएं फूड फोर्टिफिकेशन किस तरीके से इसकी भूमिका निभा सकता है। अब देखो, यहाँ आपने नहीं बताया किस तरीके से फूड फोर्टिफिकेशन पोषणता की मतलब पोषणता को दूर कर सकता है, तो वो आपको बता रहे हैं। जो आपने ये पॉइंट लिखे ये वाला कि भाई इसमें ये चीजें होती है, तो इनको आपको सिस्टमेटिकली बताना है कि देखो फूड फोर्टिफिकेशन क्या कर सकता है। फूड फोर्टिफिकेशन एक तो पोषणता बढ़ा सकता है, दूसरा खाद्यान्न की आयु बढ़ा सकता है ना, उसकी उत्पादकता बढ़ा सकता है, ठीक है ना, पहुंच आसान कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट आपको देना है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार इन पॉइंटों के माध्यम से आपको दिखाना है किस तरीके से फूड फोर्टिफिकेशन भारत की पोषणता को थोड़ा सा सकारात्मक पक्ष ले सकता है, ठीक है। इसके बाद ये आपको दिखाना है। अब आपको देखो यहाँ कमियां वमियां नहीं दिखानी जाती, ठीक है, अब ये कमियों में नहीं जाना है, ये कमियों वाला पॉइंट नहीं दूसरा दिखाना है। उसके बाद दिखाइए इसकी सीमाएं, और सीमाएं जो आपने ये लिखा है इन पॉइंटों को फिर दिखाइए, ठीक है ना। तो फिर सीमाएं दिखा, और सीमाएं बताने का सबसे बढ़िया एग्जांपल ये दिखाना है कि लगातार फूड फोर्टिफिकेशन की चीजों को यूज करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि बच्चों के अंतर्गत पोषणता बढ़ाने के लिए गोलियां दी जाती है, टैबलेट दी जाती है, उनकी वजह से बच्चों की आंत है, वो बड़ी आंत है, वो सूजन आ जाती है। वो एक एग्जाम्पल ये दिखाना है, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, और एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है ना, ये बता दिया। फिर आपको निष्कर्ष में इनके सुझाव दे रहे हैं, ठीक है, ये अच्छा है। कुल मिलाकर के मैं इस पॉइंट में आपसे बोलूंगा, यहां आपकी क्वेश्चन देखो, यहां रेशन की समझ में कमी थी, प्रेशन की मांग को पूरा करो, है ना, दूसरा पार्ट अच्छा लिखा, परंतु व्यवस्थित करो, सिस्टमेटिकली, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना,
अगला है, यही था वो सेम। कभी भी आप आंसर राइटिंग करें तो एक चीज ध्यान रखना, उस आंसर राइटिंग में उस क्वेश्चन की डिमांड की जरूर सुनिए। इंट्रोडक्शन में क्या है कि डेटा दे दो कि हाँ भारत में फूड, मतलब भारत में पोषणता की कमी है, अर्थात भारत में कुपोषण की कमी है, तो दे सकते हैं कि हाल ही में ग्लोबल जो ग्लोबल हंगरी इंडेक्स आई थी उसमें भारत की स्थिति 107 में आई, जो एशिया के कई देशों से सबसे खराब स्थिति में है, और साथ ही भारत को सबसे संकटग्रस्त स्थिति में रखा गया। दूसरा, अब यदि सर इसका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा दिखा सकते हो कि भारत में महिलाओं की जो अगर कहें एनीमिया से 35% से ज्यादा महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। ठीक है ना, इसके अलावा बच्चे बच्चों कम वजनी बच्चे भी लगभग लगभग 30-34 समथिंग है। तो डेटा वो आपको डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि भारत में इस तरीके की चीजों की कमी है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन तो हो गए।